Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, as you know that criticism has been completed and we have discussed thoroughly and we have covered all the crucial parts of criticism and all five philosophers have been read like Aristotle and Philip Sidney, Raymond William, Catherine Bilsey and T.S. Eliot. Now I'm going to upload videos regarding short stories paper. I have already uploaded 14 to 15 videos regarding this subject. लेकिन अब मैं इस पे थॉरली वर्क करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं करंट की बुक से इसको थॉरली डिस्कस करूँगी क्योंकि करंट की बुक सब बच्चों के पास तकरीबन अवेलेबल हैं तो उससे इंशाल्लाह पढ़ेंगे. Today's topic is civil peace and I'll share some important facts and important documents or important informations regarding this short story. तो स्टार्ट करते हैं गाइस. सबसे पहले चिनुआ एचपी से स्टार्ट करते हैं. बॉर्न इन ओगीडी टाउन ऑफ ईस्टर्न नाइजीरिया. ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि जो सिविल वॉर हुई थी, सिविल पीस जो एक्चुअली ये स्टोरी जो है वो बेस करती है सिविल वॉर पे. ठीक है, सिविल वॉर के बाद जो सर्कमस्टांसेस हुए थे उनको देखते हुए सिविल पीस लिखी गई. चिनुआ एचपी क्योंकि ख़ुद भी इग्बो सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे और वो बियाफ्रंस की सपोर्ट में थे, इसलिए उन्होंने इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा. The son of devout Christian parents, as a member of Igbo tribe, the first language is Igbo. अच्छा, जो इनके पेरेंट्स थे, आपने अगर थिंग्स फॉल अपार्ट इनका मास्टरपीस जो रह चुका है नॉवल, जो कि कंसिडर किया जाता है अफ्रीकन लिटरेचर में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला नॉवल, तो उसमें आपको ये नहीं अंदाज़ा हुआ होगा क्रिश्चियनिटी को भी दिखाया गया, उसको भी साथ साथ उसकी भी थीम क्रिएट की गई है. तो ये जो थे इनके जो पेरेंट्स थे वो भी उन्होंने बाद में क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था. ठीक है, और यहाँ वही उसी का जिक्र हो रहा है और ये इग्बू ट्राइब से ही रिलेट करते थे. जो चिनुआ एचपी थे, ही लर्न इंग्लिश एट द एज ऑफ 8. उन्होंने 8 ईयर्स में, और आपको एक फैक्ट ये भी बताती चलूँ कि इन्होंने जितना भी अपना काम किया है ऑलमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में ही किया है. ज्वाइन द बियाफ्रन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इन 1966. Left Nigeria to teach after it was put under military rules. Faculty member of the University of Massachusetts and Ukoni. These are, I think, Nigerian words or African words. Decided to write after he read appalling novels about Africa written by European authors. Considered one of the founding fathers of African literature, awarded the Man Booker International Prize in 2007. Paraplegic after an automobile accident in 1990. ठीक है, इनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनका तकरीबन हाफ जो बॉडी थी वो पैरालाइज हो गई थी. ठीक है, और इनको 2007 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ भी मिला. इनको फादर कंसिडर किया जाता है अफ्रीकन लिटरेचर का. इन्होंने बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी और इनका जो मास्टरपीस है थिंग्स फॉल अपार्ट बहुत ज़्यादा वाइडली फेमस हुआ. और इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो इनके फादर जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि ये मेडिसिन में जाएं और इनको स्कॉलरशिप मिला था अपने स्कूल में मेडिसिन की स्टडी के लिए, लेकिन इनकी जो इंटेंशंस थी वो इंक्लाइन थी ज़्यादा लिटरेचर की तरफ. तो इन्होंने लिटरेचर को अडॉप्ट किया. जब ये स्टूडेंट थे ग्रेजुएशन के तो इन्होंने तब ही अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ को लिखना शुरू कर दिया था. ठीक है, और इनका ये था कि क्योंकि लिटरेचर की तरफ ज़्यादा इनका ध्यान था तो फिर इन्होंने अपनी मेडिसिन की जो स्टडीज़ थी वो कंटिन्यू ही नहीं की, उसको स्कॉलरशिप जो मिला उसको छोड़ दिया और अपने लिटरेचर को इन्होंने तवज्जो दी.
साथ साथ मैंने क्योंकि बताया था कि शॉर्ट स्टोरीज़ का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी छोटी होती है तो आपको क्वेश्चन तो 25 मार्क्स का ही अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है। आपको पता होना चाहिए कि यानी जो आप शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हो वो उसका राइटर से क्या ताल्लुक़ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, राइटर ने उसको किस बैकग्राउंड में लिखा था। क्योंकि चिन्नुआ एचबीबी नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखते थे, उनका यानी सारा ये बैकग्राउंड इसलिए मैच करता है कि उन्होंने वो सर्कमस्टांसेस फील किए हैं और उन्होंने उनको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। अब वो उनका रिलेशनशिप क्या था बियाफ्रंस के साथ, ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती चलूँ। व्हेन द रीजन ऑफ बियाफ्रा ब्रोक अवे फ्रॉम नाइजीरिया इन 1967, जब यानी बियाफ्रा जो था वो नाइजीरिया से कट ऑफ हुआ था, एचपी बिकेम द सपोर्टर ऑफ बियाफ्रंस और उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एज एन एम्बेसडर फॉर द पीपल ऑफ न्यू नेशन। तो टू ओवरकम द स्टार्वेशन एंड वायलेंस, एचपी अपील टू द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका टू द एड। ओके, तो उन्होंने लोगों की देखते हुए बुरे हालात तो यूरोप से और अमेरिका से एड की अपील की ताकि लोगों की मदद की जा सके। When the Nigerian government retook the region in 1970, he involved himself in political parties. और उन्होंने अपने आप को जो चिन्नुआ एसपी हैं उन्होंने यानी पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी अपने आप को उसमें मसरूफ़ कर लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा, क्योंकि वो एक अच्छे दिल के इंसान थे, तो जब उन्होंने देखा करप्शन वगैरह और यानी एलीट क्लास को प्रमोट किया जाता था, तो उन्होंने इस वजह से जब उन्होंने विटनेस किया इन चीज़ों को, तो फिर उन्होंने यानी खुद ही पॉलिटिक्स को छोड़ दिया, ठीक है। और जितनी भी उनका हम लोग काम देखें, उनके मोस्टली नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज़ में फोकस किया गया है ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को, इग्बो सोसाइटी के कल्चर को, ट्रेडिशन को, नॉर्म्स को, जिसकी वजह से उनके काम में इनकी झलक नज़र आती है। और हम एक और चीज़ देखते हैं, उनके काम में क्लैश देखते हैं बिटवीन वेस्टर्न एंड अफ्रीकन ट्रेडिशंस। ओके गाइस, ये बहुत अबंडेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। और साइकोलॉजिकली तौर पर अगर आपको एक बात बताती हूँ कि आप जब ये लेक्चर सुनने के बाद आप 5 से 6 मिनट खुद को दें और जो भी चीज़ें आपको याद रह गई हैं उसको आप अपनी कॉपी पे लिखें, ठीक है। जो चीज़ें आप लिखेंगे यानी जो आपके जहन में थी आपको याद, वही आपको पेपर वाले दिन भी याद रहेंगी, आपको भूलेंगी नहीं। अगर आप 1 से 2 दफ़ा लेक्चर सुनेंगे तो यानी वो चीज़ें कुछ ज़्यादा पक्की हो जाएंगी और शायद कुछ नई भी आपके दिमाग में ऐड हो जाएं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितनी जो चीज़ें हैं यानी कितनी जो इन्फॉर्मेशन है वो याद रहती है और वही आपको काम आएगी आपके एग्ज़ाम वाले दिन। अब स्टार्ट करते हैं करंट की बुक से, देखते हैं उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। तो गाइज़ यहाँ से स्टार्ट होता है चिन्नुआ एचपी का यानी इनकी बियोग्राफ़ी। ये बहुत लॉन्ग है, लेकिन जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं और जो रिलेशनशिप मैंने उनका आपको बताया है बियाफ्रंस के साथ, वो अपने जहन में रखिए और इट्स मोर देन इनफ। अब देख लेते हैं कैरेक्टर लिस्ट और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन है और समरी है, ठीक है। यहाँ तक आज हम लोग समरी तक पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तो कैरेक्टर लिस्ट में देख लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट जो है वो जोनाथन एविग्बो है और जोनाथन एविग्बो हैज़ सर्वाइव्ड द नाइजीरियन सिविल वॉर अलोंग विद हिज वाइफ एंड 3 ऑफ हिज चिल्ड्रन एंड नाउ ही फेसेस द अनसर्टन फ्यूचर विद ऑप्टिमिज्म। अब जो जोनाथन एविग्बो है उसने सर्वाइव किया है नाइजीरियन सिविल वॉर से और उसकी बीवी और 3 बच्चे, 4 में से 3 बच्चे, एक बेटा उसका उसमें यानी मर जाता है, जो ये सिविल वॉर होती है उसमें। एंड नाउ ही फेसेस द अनसर्टन फ्यूचर विद ऑप्टिमिज्म, और वो बहुत ज़्यादा पुरुमीदी के साथ अपना मुस्तकबिल जो है जो कि यानी अनसर्टन था उसको फेस करता है। ही गिव्स थैंक्स फॉर व्हाट ही डज हैव रेदर देन रिग्रेट व्हाट ही हैज़ लॉस्ट। वो उन सब चीज़ों पे खुश है इस चीज़ पे पछताने के कि जो उसने खोया है, यानी जो उसने खोया है वो उस पर रिग्रेट नहीं करता, लेकिन जो उसके पास है वो उस पर शुक्र अदा करता है। He counts all the blessing he has been given, chief among them his family, and after that his cant material possession, his bicycle and his home, ठीक है। Let me zoom it guys,
क्योंकि मैं यहीं से पढ़ रही हूँ, मेरे पास बुक नहीं है। तो वो जो है वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी फैमिली जो है और कुछ मटेरियल जो यानी उसके घर का और बाइसाइकिल जो उसको मिलती है उस पर वो बहुत राज़ी है और खुश है कि चलो कुछ ना कुछ तो उसके हाथ में है दोबारा से लाइफ शुरू करने के लिए। ही यूज दीज पोजेशंस टू इमीडिएटली बिगिन रीबिल्डिंग हिज लाइफ। हिज बाइसाइकिल बिकम्स अ टैक्सी एंड हिज हाउस बिकम्स अ बार। तो मैंने एक और वीडियोस पे अपलोड की हुई है, उसमें काफ़ी अच्छे से एलैबोरेट किया, वो भी ज़रूर सुन लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये दिखाया जाता है कि जो टैक्सी है यानी वो जो उसकी उस बाइसाइकिल मिलती है, ठीक है, उसको वो अपनी टैक्सी में कन्वर्ट कर लेता है। बाइसाइकिल के पीछे एक ये स्टोरी है जी कि उसकी जो बाइसाइकिल थी वो कोई छीन कर ले जाता है कोई सोल्जर, तो जब उसे वो मिलती है तो वो उसको उसी जगह पे दफन कर देता है जहाँ उसका बेटा दफन होता है, ठीक है। और जब हालात कुछ बेहतर होते हैं तो वो उस साइकिल को निकाल लेता है, उसको एक टैक्सी में कन्वर्ट कर देता है और फिर उससे वो पैसे कमाने लगता है। और जो उसका हाउस होता है, हाउस जो होता है उसकी पीछे बैकग्राउंड उसका ये है कि उसका यानी उसके उसके हाउस के इर्द गिर्द कुछ पक्के मकानात थे जो पूरे तरीके से डिमोलिश हो गए, लेकिन उसका अपना घर जो था वो बचा रहा। यानी इस प्रॉपर तरीके से नहीं बचा रहा, उसकी टीन की जो छतें थी वो यानी इर्द गिर्द फैल गई थी, टूट गई थी, कुछ टूट फूट गया था, कुछ बचा हुआ था। अब जोनाथन क्या करता है, जब जाकर देखता है कि जो उसके इर्द गिर्द के सीमेंट के घर थे वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गए हैं और उसका जो है घर फिर भी बचा हुआ है, तो उसको फिर उम्मीद मिलती है। वो पास से ही इर्द गिर्द से चीज़ें इकट्ठी करता है और जो यानी मटेरियल कलेक्ट करता है और जो यानी बोर्ड्स वगैरह होते हैं वो कलेक्ट करता है और उसको रिपेयर करता है, ठीक है। और अब बाद में उसी घर में वो जब देखता है कि उस पैसे उसके यानी घर चलाने के काबिल नहीं हो रहे तो वो उसको बार में कन्वर्ट कर लेता है। द वन थिंग दैट जोनाथन कैन नॉट कास्ट अ पॉजिटिव लाइट on is the thieves' assault. However, he still never complains about losing 20 pounds, a significant sum. Instead, the next morning finds Jonathan and his family hard at work again, already looking ahead to the future. अब क्या होता है कि वो जो चोर आते हैं, जो उसने यानी एग्रेशर जब होता है, एग्रेशर का ये था गाइस, उसको ना कुछ अमाउंट भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि एड के तौर पे मिलती है, ठीक है। और जब करेंसी चेंज होती है ना, तो वो जब करेंसी अपनी चेंज करवाता है तो उसको सिर्फ 20 पाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। और वो जब उसके पास 20 पाउंड होते हैं वो बड़ा खुश होता है कि चलो इससे आगे काम आसान हो जाएगा। तो जो थीव्स आते हैं, जो डाकू लुटेरे आते हैं, वो उससे वो भी छीन कर ले जाते हैं। अब वो बेचारा दोबारा से उसी पुरानी हालत में आ जाता है जब उसने बहुत ज़्यादा जबकि हार्ड वर्क करके इतने पैसे कमाए होते हैं, फिर भी नेक्स्ट मॉर्निंग वो इतने यानी ऑप्टिमिस्ट होके उठता है और उसकी जो पूरी फैमिली है वो भी उसका साथ देती है, उसके बच्चे, उसकी बीवी, और वो इसी तरह हार्ड वर्क करते हैं जैसे, और इस तरह प्रिटेंड करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है। और मारिया इज़ जोनाथन्स वाइफ, लाइक हर हस्बैंड शी वर्क्स हार्ड टू रीबिल्ड देयर फैमिलीज लाइफ आफ्टर द वॉर। अब जो मारिया है वो भी अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल वैसे ही हार्ड वर्क करती है, ना कि वो बल्कि उसके तीनों बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो पास से आम तोड़कर जो सोल्जर्स हैं उनकी वाइफ्स को और यानी उनको सेल करते हैं, जबकि मारिया जो है वो अकारा बोल्स बनाकर सेल करती है और लोगों के घरों में भी काम करती है। Leader of the thieves. The leader of thieves mocks Jonathan's family efforts to rouse help. He understands that the neighbors and even the police are too frightened to come to the family's aid. The leader of thieves, who is well armed, threatens violence against the Iwegbus to get Jonathan to turn over his money. अब जो लीडर होता है वो उनको थ्रेटन करता है, उनको यानी डराने की कोशिश करता है, और यानी जब वो मदद के लिए पुकारते हैं तो वो उनको इस चीज़ का यानी यकीन दिलाता है कि कोई भी उनकी मदद को नहीं आएगा, पुलिस भी उनकी हेल्प नहीं करेगी। वो पूरे तरीके से वेल आर्म्ड है, यानी उसके पास असला है और काफ़ी उसके पास गन्स वगैरह हैं, और उसके साथ यानी एक ग्रुप की शक्ल में आते हैं, वो उसके साथ भी कुछ लोग होते हैं। और फिर जब वो थ्रेटन करते हैं बहुत ज़्यादा तो जोनाथन खुद ही दरवाज़ा खोलकर उनको 20 पाउंड पकड़ा देता है। और उसको जो थीव है वो उससे $100 की डिमांड कर 100 पाउंड्स की डिमांड करते हैं, क्योंकि जोनाथन के पास 100 पाउंड नहीं होते, तो वो बताता है कि मेरे पास सिर्फ 20 पाउंड्स ही हैं, बेशक आप आके अंदर देख लो। तो इसी तरह वो जो लीडर होता है वो 20 पाउंड ही पकड़ता है और लेकर चला जाता है। अब देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन।
Civil Peace is about the effect of the Nigerian Civil War 1967 to 1970. ठीक है, ये 3 साल रही थी 1967 से 1970 तक, और कहा जाता है कि तकरीबन 3 मिलियन पीपल जो थे उनका यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हाथ धोया था सिविल वॉर में. ऑन द पीपल एंड द सिविल पीस दैट फॉलोड. तो यानी जो सिविल पीस है वो इसी जो बैकग्राउंड है सिविल पीस का असल में वो सिविल वॉर है, उसी के यानी रिएक्शन में इसको लिखा गया है. और सिविल पीस का मकसद भी यही है कि उसके बाद जो ज़िंदगी बियाफ्रंस की सुकून में आई थी वो असल में सिविल पीस था. सिविल पीस स्टार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न नाइजीरिया आफ्टर द सिविल वॉर हैज़ एंडेड. ठीक है, जोनाथन एविग्बो considers himself and his family lucky. He his wife and 3 of his 4 children are alive. ये सेम ही मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ आपको. He even was able to keep his bike, which he turns into a taxi to make money. In 2 weeks, he made 150 pounds. Jonathan then travels to Enugu to search for his home. अच्छा, वो साइकिल जब चलाता है ना तो फिर उसको उसी तरह 2 वीक्स में उसके पास कितने पाउंड्स हो जाते हैं, 150 पाउंड्स, जो कि कन्वर्ट जब होते हैं करेंसी की वजह से तो वो 20 पाउंड बन जाते हैं. ठीक है. जोनाथन then travels to Enugu to search for his home. और इनूगू जाता है दोबारा से अपने होम घर को देखने के लिए. And to his surprise, it is still standing when other structures around it are demolished. ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया. The house needs some repairs, so Jonathan finds some supplies around and hires a carpenter to fix his house. He then moves his family back in. अच्छा, जब वो देखता है कि यानी टोटली जो डिमोलिश हो गए हैं यानी तबाह बर्बाद हो गए हुए हैं इर्द गिर्द के जो घर हैं, तो वो उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है. वो एक कारपेंटर हायर करता है, इर्द गिर्द से ही चीज़ों को इकट्ठा करता है और उसको रिपेयर करवा लेता है और फिर अपनी फैमिली को वापस लेकर आता है अपने घर. द एंटायर फैमिली वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी एंड रीबिल्ड देयर लाइव्स. वो बेचारे ना सिर्फ अपनी घर को बेहतर हालत में लाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगियों को भी दोबारा से रीबिल्ड करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगियों का बच जाना उनको एक नई ज़िंदगी के मिलने के बराबर है ना. तो दोबारा से अपनी ज़िंदगियों को भी वैसे ही तामीर करते हैं, वैसे ही रीबिल्ड करते हैं. द चिल्ड्रन पिक मैंगोज एंड मारिया मेक्स अ कारा बोल टू सेल. ये भी मैंने आपको पहले बता दिया. आफ्टर फाइंडिंग दैट हिज जॉब एज अ माइनर इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो माइनिंग करता था ना, यानी जो होती हैं माइंस होती हैं उसके अंदर काम करता था. जिस तरह ख्योड़ा की कानें हैं ना, इसी तरह कुछ कानें वगैरह होती हैं जिसके अंदर वो काम करता था. तो ही डिसाइड्स टू ओपन अ बार फॉर सोल्जर्स, क्योंकि अब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो एज अ माइनर दोबारा से काम कर पाता. तो उसने क्या सोचा कि वो सोल्जर्स के लिए एक बार खोल लेगा अपने घर में, शराब खाना, ताकि उसका घर जो है वो चल सके. इज़ रन आउट ऑफ हिज हाउस. ठीक है. Then the night after, Jonathan gets an egg rushing 20 pounds because the government changed the currency. ये भी मैंने आपको बताया, करेंसी चेंज हो जाती है जिसकी वजह से उसके 150 पाउंड जो हैं कन्वर्ट कर दिए जाते हैं 20 पाउंड्स में. A large group of robbers show up at his house demanding 100 pounds. When Jonathan replies that he doesn't have that much money, the robbers break in and take the 20 pounds anyway. After they take the money, life goes on as usual, for Jonathan becomes nothing puzzles God, which means that the robbery has a greater meaning than how it seemed in God's eyes. यानी अब वो इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट दिखाया गया है कि वो हर चीज़ को अच्छे तौर पे लेता है, वो हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेता है. वो कहता है कि अगर कुछ बुरा हुआ भी है तो बेशक किसी अच्छे के लिए हुआ है. ठीक है. तो जब उसके जो 20 पाउंड है वो भी चले जाते हैं तो वो कहता है बेशक इसमें भी कोई भलाई होगी, क्योंकि रब ज़्यादा बेहतर जानता है कि क्या इंसान के लिए बेहतर है. गाइस, मैंने सोचा था कि समरी भी पढ़ूंगी, लेकिन ये समरी सेम, ये जो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है सेम समरी भी वैसी ही है. तो इस पे टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि हम लोग थीम्स की तरफ आ जाएं. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. डिस्कस द मेजर थीम्स इन द स्टोरी, क्योंकि थीम्स अक्सर आ जाती हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप यही थीम जो हैं उन्हीं को ही बार बार अपने पेपर में लिखो. आपको पता है ये करंट की बुक में इसकी उर्दू में भी लिखी हुई है, आप उसको पढ़ो, देखो और अपने हिसाब से उसमें से थीम्स निकालो कि इसमें और क्या क्या थीम्स आपको नज़र आती हैं. ठीक है, आप उन पर भी डिस्कशन कर सकते हो. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सिविल पीस टेक्स प्लेस इन द ईयर आफ्टर द नाइजीरियन सिविल वॉर हैज़ एंडेड. Nigerians such as Jonathan feel fortunate simply to still be alive, as evidenced by the current fashion of greeting people with the words happy survival.
हैप्पी सर्वाइवल जो वर्ड है ना, ये बड़ा सिंबॉलिक वर्ड है, और हैप्पी सर्वाइवल इसलिए कहा गया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 3 मिलियन पीपल जो थे उन्होंने अपनी जान से हाथ धोया, तो जो बच गए थे वो भी बड़ी ही यानी उनकी एक लक कह लो आपके, वो बच गए थे। तो जो भी बच गए थे वो एक दूसरे को कहते थे हैप्पी सर्वाइवल, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड थीम है वो सिविल वॉर है, तो आपको उस पर भी काम करना है। और अगर सिंबलिज्म पे क्वेश्चन आएगा तो सिविल पीस जो वर्ड है ना, जो टाइटल है, वो खुद एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक वर्ड है, क्योंकि उसके अंदर जो पूरी शॉर्ट स्टोरी का पूरा यानी बैकग्राउंड समाया हुआ है सिविल वॉर का, क्योंकि उसी के रिएक्शन में इसे लिखा गया है, वही मीनिंग ये अपने अंदर लिए हुए है, ठीक है। Now they face the monumental task of rebuilding both their country and their lives. अब वो अपने मुल्क को भी दोबारा से एक किस्म का, क्योंकि बियाफ्रंस ने वो की थी ना, यानी तगोदो की थी और अलहदा होने की ख्वाहिश की थी उन्होंने। तो मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि 3 किस्म के ना लोग थे, यानी 3 किस्म की सोसाइटीज़ थी, योरूबा और हौसा, फुलानी और इग्बू। ये 3 जो थे ट्राइब्स थे, तो इनमें आपस में भी यानी कुछ कशमकश थी। जो इग्बूज जो योरूबा थे, फर्स्ट वो 75% ऑफ नाइजीरिया साउदर्न वेस्टर्न पॉपुलेशन थी, ठीक है। मेजॉरिटी जो थी इसमें क्रिश्चियंस थे और कुछ मुस्लिम्स थे, जबकि हौसा फुलानी जो थी वो 65% मेजॉरिटी इनकी मुस्लिम्स की थी। और जो इग्बू सोसाइटी थी, इग्बू सोसाइटी में यानी ये 65 to 70% थी, जिसमें तकरीबन जो क्रिश्चियनिटी थी, ठीक है। और कन्फ्लिक्ट इसमें दिखाया गया इन तीनों में कि इग्बू और हुसा फुलानी जो थे, इनके दरमियान में कन्फ्लिक्ट था, तनाज़ा था, क्योंकि हुसा फुलानी जो ट्राइब था ये तकरीबन मुस्लिम्स थे, तो इनकी आपस में भी नहीं बनती थी। और जो इग्बू सोसाइटी के जो लोग थे वो बियाफ्रंस थे, ठीक है। बियाफ्रंस का ज़्यादा यानी था मसला, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुई थी, ठीक है। इन्होंने यानी रद्द कर दिया था कि हम लोग यानी कैपिटलिज़म को इन्होंने रद्द किया था, और इन्होंने अपनी एक लड़ाई शुरू की थी कि इन्हें एक अलहदा स्टेट चाहिए, ठीक है। और their difficulties are described throughout the story, both through the plight of Jonathan's family and that of his neighbors and acquaintance, ठीक है। और यानी उसकी फैमिली और उसके नेबर्स से रिलेट कर कर के स्टोरी को बड़ा एक अहम पॉइंट दिया गया है, जिससे उसको बताया गया, क्योंकि जो नेबर्स होते हैं वो उसके ऊपर बड़ा वो सिंपैथी करते हैं उसके साथ, और बड़ा उनको लगता है कि यार ये तो इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ, जब यानी उसके जब थीव्स आते हैं और उसके पाउंड ले जाते हैं 20 पाउंड, तो उस पर भी उनको बड़ा ज़्यादा वो दुख फील करवाते हैं। लेकिन उसको, क्योंकि जोनाथन जो है वो एक बड़ा काइंड हार्टेड और बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, तो वो उनको यानी कि उनकी इन बातों को किसी खाते में नहीं लेता। A wealthy neighbor homes has been reduced to a mountain of rubble and many other poor Nigerians are also rendered homeless. और यानी जो अमीर लोगों के घर थे वो भी तबाह बर्बाद हो गए थे, और जो यानी इर्द गिर्द के जो नाइजीरियन उनके वो थे नेबर्स थे, वो भी होमलेस हो गए थे। और इसी तरह जब वो माइनिंग में काम करता था, माइंस में काम करता था, तो उसके जो इर्द गिर्द जिस तरह उसने तो फिर बेचारे ने साइकिल चला के और घर को बार में कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ किया था ना, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग थे वो इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे, और बहुत कम लोगों ने एफर्ट्स की थी। और जोनाथन उनमें से एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया जिसने बहुत ज़्यादा ख़ुद को यानी काम में मसरूफ़ किया, और एक बड़े अच्छे तरीके से अपनी और अपनी फैमिली को संभाला। The tools of the destitute carpenter was Jonathan hires consist merely of one old hammer, a blunt plane and a few bent and rusty nails, ठीक है। क्योंकि उस कारपेंटर के पास वो बेचारा कहाँ से आया था, वो भी तो वहीं से था ना, तो उसने उसके पास कुछ अजीबोगरीब यानी पुरानी सी हथौड़ी थी, और यानी कुछ काम के औजार थे, और जो कील थे वो भी रफ से और टेढ़े मेढ़े से थे, जिससे उसने काम किया। The coal mine in Nugu does not reopen, leaving many men with no means of support. Meanwhile, in the midst of his economic chaos, hands of thieves roam the region, stealing money without fear that anyone, even the police, will stop them.
ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो जिस तरह कानों में काम करते हैं ना, इस तरह ख्योड़ा की कानें इस तरह कानों में जब काम करते हैं, इस तरह जो उसके इर्द गिर्द के लोग थे, जो उसके कोलीग्स वगैरह थे आप कह लो, तो जो उसके साथ जो यानी काम करते थे उनको भी कोई सपोर्ट ना मिल सकी, क्योंकि जोनाथन ने खुद हाथ पाँव हिलाए और अपने मेहनत की अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए। तो उस चीज़ को भी पोर्ट्रे किया गया कि इंसान खुद ही चाहे तो अपनी किस्मत को बदल सकता है। इंसान ही नहीं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे तो कोई भी आके उसकी मदद नहीं करेगा। द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ दिस पोस्ट वार पीरियड आर ऑल्सो obliquely referenced in Jonathan's gratefulness at what he does retain. The house that is standing, even though it lacks door, windows, and part of the roof, and his old bicycle which he places into service as a taxi. अब क्योंकि उसका जो घर था वो दरवाजे भी नहीं थे, उसके खिड़कियाँ भी नहीं थी कुछ, यानी फिर भी अपनी जगह पे कायम दायम था। उसने उसी चीज़ों से उनको उन चीज़ों के होते हुए भी एक अपने आप की उम्मीद बांधी, और जो साइकिल थी उसको टैक्सी में चेंज किया और अपना घर चलाना स्टार्ट कर दिया। During the war, lawlessness prevailed as demonstrated by Jonathan's recollection of the requisition of his bicycle. A man who has falsely masquerading as a military officer commanded the bicycle and then accepted a bribe of £2 from its return. In reality, he was a thief. अब वो यानी जो होती है लॉलेसनेस देखें, यानी कानून की इस हद तक के यानी किसी काबिल ना रहना कानून का, कि हालात इस तरह के थे कि कानून नाम की कोई चीज़ थी नहीं, ठीक है। और जोनाथन की जो बाईसाइकिल थी वो एक यानी मिलिट्री के आदमी ने इस तरह अपने आप को प्रिटेंड किया कि वो कोई मिलिट्री का आदमी है, लेकिन असल में वो थीप था। उसने यानी जोनाथन से उस बाईसाइकिल को लिया और जब उसने उसे वापस किया तो £2 भी उससे ले लिए एज अ ब्राइब। तो यानी ये सिचुएशन क्रिएट हुई। फिर इन द आफ्टरमैथ ऑफ द वॉर हिज लॉलेसनेस कंटिन्यूस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ जस्टिस आर अनेबल टू और चूज नॉट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। यानी कानून जो था वो किसी भी तरह अपना काम कर ही नहीं रहा था, क्योंकि देखें जब किसी मुल्क में जंग की सूरत हाल होती है तो सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, कोई भी चीज़ वैसे नहीं चल पाती, यूजुअली तौर पर वैसे नहीं चल पाती जैसे चल रही होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, the watchman has fallen silent, falling to alert the resident of potential danger. The police do not to respond the Awegbu family's pleas for help, failing in their duty to protect Nigerian citizens. The thieves, armed with automatic weapons and threatening to enter the flimsy house, pose a possibility of real violence, which is family most thought without help from anyone else. तो ये होता है कि जब डाकू हमला करते हैं तो जो वॉचमैन होता है वो उनको यानी बता ही नहीं पाता, और वो इतने यानी उनके पास वेपन्स होते हैं और वेल आर्म्ड होते हैं वो लोग के लोग उनसे डर जाते हैं। और ना पुलिस वो इस चीज़ को बड़े उससे कहते हैं बड़े रौब से कि भाई पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, इसलिए जो तुम लोगों के पास है वो हमें दो और हमें फारिग करो, ठीक है। तो वो जो बेचारे जोनाथन की जो फैमिली होती है वो मजबूर होती है और वो उनको अपना दे देती है जो भी जमा पूंजी होती है। Additionally, the band of thieves who attacked the home are likely soldiers or former soldiers themselves, as was often the case in post-Civil War Nigeria. Jonathan negative response when the leader asked you want make me call Soja, ये थोड़ा सा इरेज हुआ है guys, provides justification for making such an assumption. अब यानी वो जो होता है ना उसको मजबूर करता है जोनाथन को कि वो उसे £100 से, जब उसे पता लगता है कि उसके पास £100 नहीं है तो वो उसको यानी उसको फिर £20 उसको दे देता है जोनाथन जो। अब इसके पीछे बैकग्राउंड इस बात का ये है कि वो लोग जो लोगों को बुरी हालत में देख के भी उनका फ़ायदा उठाते हैं तो वो बड़े अजीब किस्म के लोग होते हैं, यानी उनको इंसान कहलाने का हक ही नहीं है। एक सिचुएशन आगे पथाटिक है आप और उसको उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। जैसे पीछे एक हादसा हुआ था PIA में, यानी ये कराची में जो
लैंड हुआ था जहाज़ गलती से, और उसमें जो हादसा हुए थे, तो ये कहा जा रहा था कि लोग जो डेड बॉडीज़ हैं उनके, यानी औरतों ने जो कीमती सामान जेवर वगैरह पहना हुआ है, उन उसको लोग जो थे वो डेड बॉडीज से उतार रहे थे, खींच रहे थे। तो यहाँ से आप हालात देख लो कि यानी मरे हुए इंसान को भी लोग नहीं छोड़ते। तो इसी तरह उन उन बेचारों के जो हालात थे उसके उसके ऊपर भी फिर चोरी हो जाना उनके घर में, और ये इतनी अजीब व गरीब सिचुएशन का क्रिएट हो जाना, ये सारा भी बैकग्राउंड आपको अपना उसमें लिखना है थीम्स में। पॉवर्टी की भी आपको डालनी है थीम, ठीक है, और पैसिमिज़म और ऑप्टिमिज़म की भी थीम डालनी है। यहाँ इन्होंने ये डाली नहीं है, लेकिन आप लाजमी इस पर लिखिएगा, और इस पर मेरे ख्याल से एक अलहदा से क्वेश्चन भी है। और वन ऑफ द थीम्स ऑफ सिविल पीस इज़ द वर्क एथिक्स एंड इट्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। जोनाथन मेक्स यूज़ ऑफ एवरीथिंग एट हिज डिस्पोजल to achieve economic gain in the lean post-war year. He transforms his bicycle into taxi, and his course of 2 weeks he पैडल्स अप्रॉक्सीमेटली 80 माइल्स टू अर्न मनी। अब वो बेचारा 80 माइल्स जो है वो यानी रोज़ अपनी बाईसाइकिल चलाता है, जो उसने, जिस तरह आपने देखा होगा इंडियन मूवीज़ में भी साइकिल के पीछे एक सीट लगा के उसको यानी बना दिया जाता है। वो बेचारे लोग जो हैं कुछ तो उनको पैदल ही लेकर जा रहे होते हैं, तो इस टाइप की वो टैक्सी बना लेता है, और उसको यानी तकरीबन 80 माइल्स जो है वो काम करता है रोज़, और फिर उस तरह वो अपने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर 150 पाउंड इकट्ठे करता है, ठीक है। तो ये सारा बैकग्राउंड जो था, जो हालात थे, जो टेंशन्स क्रिएट हुई थी, उसको सब ये एक्सप्लेन कर रहा है। His ability to return his home to a livable condition is also reliant on his work ethic, because Jonathan goes back to Enugu before his neighbors do so. He is able to collect the zinc, wood and cardboard that is needed to repair the damage the war has inflicted on the structure. यानी जंग की वजह से जो तबाह बर्बादी हुई है, जो उस ढांचे पे फ़र्क पड़ा है, वो अपने जो हमसाए हैं उनसे पहले ही वहाँ पहुँच जाता है, और जो काम की चीज़ें होती हैं वो कलेक्ट करके अपने घर को दोबारा से रीबिल्ड कर लेता है। उसको दिखाया ना, कितना एक्टिव दिखाया गया जोनाथन को। बाकी लोग जब जो रोध हो रहे हैं, वो उसको इस तरह दिखाया गया है, उसको एक एक्टिव पर्सन की यानी पोर्ट्रे किया गया है, कि उसको पता है कि जो होना था वो तो हो गया, ठीक है। अब वो ये भी बार बार कहता है कि नथिंग पजल्स गॉड, कि रब को कोई भी जो चीज़ है वो नहीं पज़ल कर सकती, और जो हुआ है वो बेहतरी के लिए ही हुआ है। तो हम लोगों को हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपने अपने घर वालों के लिए और अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान करना चाहिए। इसी तरह उसको दिखाया गया, देखें कि वो उसको बाकियों से बेहतर दिखाया गया। फिर भी उसके साथ जब मिसहैप होता है, जब उसकी चोरी हो जाती है, वो अगले दिन फिर एज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन खड़ा होता है, और दोबारा से अपनी लाइफ को वहीं से स्टार्ट करता है, ठीक है। Once resettled in their home, all members of the Awegbu family set to work. The children pick mangoes to sell the soldiers' wives, and Maria makes breakfast bowls to sell to the neighbors. Jonathan uses these earrings to open a bar. While embarking upon his business, Jonathan still continues to regularly चेक इन एट द ऑफिस ऑफ द कोल कंपनी। यानी ये चारकोल, ये जो कोयले होते हैं, ठीक है, इनकी कंपनी में जो है वो जाता है, वो भी साथ साथ चेक करता रहता है। यानी वो उस चीज़ का भी पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो माइंस में काम करता था, तो वो साथ साथ उसको भी चेक करता रहता है कि जब वो काम स्टार्ट होगा तो वो उसमें भी वो अपनी यानी दोबारा से जॉब भी स्टार्ट कर लेगा। वेयर द फॉर्मली वर्कर्स एज अ माइनर टू सी इफ़ इट विल री ओपन, जहाँ बाकी वर्कर्स भी बैठे होते हैं देखने के लिए कि ये कब ओपन होगी, क्योंकि उसके बाकी भी तो उसके साथ हेल्पर्स थे ना, जो उसके साथ ड्यूटी करते थे, काम करते थे, तो वो भी इसी उम्मीद में हैं कि जब माइंस का काम स्टार्ट होगा तो वो भी जाके अपना काम स्टार्ट करेंगे, अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे। द रीडर कैन assume that if returning to his former profession would earn him more money, Jonathan would do so. Even the day after the thieves' terrifying visit finds Jonathan and his family up before dawn, already hard at work as if nothing had happened.
वो यही ना उसके साथ बेचारे के साथ जब वो हादसा हो जाता है तो वो यही प्रिटेंड करता है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। यानी रोने धोने से बेहतर था कि वो इतनी ज़्यादा टेंशन्स वॉर की क्रिएट हो गई हुई थी कि अब इन छोटी छोटी बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसके पैसे कोई छीन के ले गया। जब लोगों के बच्चे मर गए, लोगों की यानी बच्चों के माँ बाप मर गए, इतनी पथेटिक क्रिएशन जो थी, उफ मेरे अल्लाह, इतनी पथेटिक सिचुएशन जो क्रिएट हुई थी, तो उससे ज़्यादा बढ़ के और क्या रह जाता है पीछे। तो वो इसी तरह नॉर्मल अपने आप को फ़ील करवा रहा था और अपनी फैमिली को फ़ील करवा रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ। यानी वो शायद वो अंदर से परेशान हो, लेकिन उसने अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को और अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं होने दिया अपनी वजह से, और इस चीज़ को बनाए रखा है कि वो एक पुरुमीद इंसान है और जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। The descriptors HP chooses in these last paragraphs underscore the family's work ethics. Jonathan is strapping a 5-gallon container to his back. His wife is sweating in the ओपन फायर। यानी दोनों मियाँ बीवी को उसने काम करते दिखाया है, एक दूसरे को बिल्कुल साथ देते दिखाया है कि अगर जो था वो 5 गैलन जो था कंटेनर अपनी बैग पे रख के बेचारा लाता होता था, तो इसी तरह दूसरी तरफ उसकी बीवी जो थी वो चूल्हे में अपने आप को झोंकती थी। यानी चूल्हे में वो जिस तरह औरतें जब वह घरों में काम करती हैं, और इसी तरह वो अपना सारा टाइम जो थी वो आग के सामने बैठकर ब्रेकफास्ट तैयार करती थी। ठीक है गाइज़, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस तरह पढ़ना, क्योंकि बुक से पढ़ना आसान होता है, ये छोटा छोटा देख देख कर मेरी आइज़ जो हैं वो वीक हो रही हैं। तो अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो गाइस सॉरी। और इंशाल्लाह आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये स्टाइल है एक क्वेश्चन, और स्टाइल का मैं अलहदा से एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ऑप्टिमिज़म और पेसिमिज़म है, ठीक है। ये तकरीबन 3-4 सफ़ों का है। इस पे चले नेक्स्ट वीडियो इस पे बना देती हूँ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आगे उर्दू में दी हुई है, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो टिल देन गाइस टेक केयर, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लिटरेरी बर्ड्स इन ऑर्डर टू गेट मोर वीडियोस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिमिज़म एंड पेसिमिज़म। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।